हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो एक थाई ड्रामा है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने थंबनेल पर देख करके मुझसे कहा था एक्सप्लेन करने के लिए, सो मैं ट्राई कर रही हूँ उसे एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आप सब भी इसे एंजॉय करेंगे। इस ड्रामे में दिखाया जाता है टैबिट नाम का एक गरीब लड़का है जो कि साउथ से बिलोंग करता है। टैबिट का ड्रीम है कि वो बैंकॉक के फेमस होटल में जा करके काम करे जहाँ पर वो अपने पहले प्यार से मिलता है जिसका नाम मुक है। मुक को देखते ही उसे प्यार हो जाता है और वो सीक्रेटली उससे लव करने लगता है। मुक खूबसूरत होने के साथ साथ रिच फैमिली से बिलोंग करती है और एक फेमस पर्सनैलिटी भी है और साथ ही कंपनी की CEO भी है। अब जबकि दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे तो यहाँ पर टैबिट अपने आप को रोकता है कि वो मुक से प्यार ना करे, लेकिन दिल के हाथों मजबूर रहता है। इसी वजह से टैबिट डिसाइड करता है कि वो खूब ज़्यादा मेहनत करेगा और बिलियन में पैसे कमाएगा ताकि वो किसी भी तरह मुक को ये बता सके कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन इस बीच ऐसे लोगों की भी एंट्री होती है जो टैबिट और मुक के बैकग्राउंड के बारे में बात करके टैबिट के दिल में नफरत पैदा कर देते हैं मुक के खिलाफ। अब टैबिट मुक को पसंद करते हुए भी, उसे प्यार करते हुए भी वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या टैबिट का प्यार मुक के लिए सारी नफरतों को भुला पाएगा, क्या वो उसे हासिल कर पाएगा या उस नफरत की आग में वो खुद भी झुलस जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग एक ब्राइड से होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, रो रही होती है और साथ में भाग रही होती है। लेकिन भागने के बीच में वो अपने ड्रेस की वजह से अनकंफर्टेबल फील करती है। इसी वजह से वो अपने ड्रेस के कुछ पार्ट को निकाल देती है और फौरन भागना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही होती है। एक्चुअल में यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम टिबेट है। उन गुंडों के हाथों मार खाने की वजह से टिबेट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री होती है जो कि ऐसा देखने से लग रहा था कि वो टैबिट का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। यहाँ पर आते ही वो भी अपना हाथ साफ करने लगता है और टैबिट को खूब मारता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है उस बंदे का नाम रहता है नन। अब नन गन निकाल लेता है और वो टैबिट को शूट करने वाला रहता है। तब वहाँ पर उस लड़की की एंट्री होती है जो कि ब्राइड थी, भाग रही होती है और यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम है मुक। मुक आते ही नन को रोकना स्टार्ट करती है। नन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में और कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से तुम इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। तब नन कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो जबकि तुम अच्छे से जानती हो आज तुम्हारी शादी का दिन है और तुम यहाँ पर हो, तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। लेकिन मुक नहीं चाहती है और नन से कहती है, नन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ टेबर्ट को यहाँ से जाने दो, उसे कुछ भी मत करो, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन नन कहता है, तुम्हारे लिए ये ईजी होगा, मेरे लिए नहीं ईजी होगा, इसी वजह से मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर रहूँगा। नन अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देता है, मुक को यहाँ से सेफली लेकर जाओ, लेकिन मुक नहीं जाती है। यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो आता है और टिबेट से कहता है, तुमने मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये कहते हुए नन गन निकाल लेता है और वो फ़ौरन टिबेट को शूट कर देता है। मुक ये देख करके इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसी वक्त वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर नन कहता है, मुक को सेफली उसके घर लेकर जाओ, बाकी मैं जो कुछ भी होगा इसे देख लूँगा। और ये कहकर ज़बरदस्ती मुक को कार में बिठा करके वहाँ से लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पर टिबेट अधमरी हालत में पड़ा रहता है। तब वहाँ पर एक कार की एंट्री होती है और इसी के साथ अब मेन स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से टैबिट को शूट किया गया था। टैबिट को दिखाया जाता है जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तब यहाँ पर टैबिट का मानना रहता है कि मेहनत से कुछ भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है, बड़ी बड़ी चीज़, बड़ी बड़ी ताकत भी मेहनत के सामने हार जाती है, तो इसी वजह से लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए। उसके बाद एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है। इवेंट की डेकोरेशन को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है एंड ऑफ कोर्स ये मुक की फैमिली वाले रहते हैं। यहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है जो कि अपने बेटे के साथ आई हुई रहती है और उसका नाम पूरन रहता है। पूरन की मदर मुक की ग्रैंड माँ को देख करके उनसे कहती है, ओ माय गॉड, मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि आपका बिजनेस रातों दिन तरक्की पर रहे और बिलियन मिलियन ट्रिलियन में आपके पैसे आएँ और पैसे आपके घर में पानी की तरह बहे। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है पूरन की मॉम काफ़ी लालची रहती है, उन्हें बस पैसों के ही बारे में सुझाई देता है। ग्रैंड माँ को गिफ्ट देते हुए वो जब यहाँ पर मुक को देखती है तो कहती है, ओ माय गॉड मुक, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, बचपन में देखा था कितनी ज़्यादा छोटी थी और अब देख रही हूँ जबकि तुम एक कंपनी की CEO भी बन गई हो। यहाँ पर पूरन की मदर और ग्रैंड माँ की बातों से ये समझ में आता है हम व्यूवर्स को कि बहुत जल्द मुक और पूरन दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं।
तो यहीं पर मुक का एक और कज़न भी रहता है जिसका नाम नन है, जो कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो मुक को खुद ही लाइक करता है और वो किसी के साथ मुक को नहीं देख सकता। और उसी होटल के इवेंट में दिखाया जाता है टिबेट को, जो कि अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पर वेटरिंग के जॉब के लिए आया हुआ था। यहाँ पर मैनेजर टिबेट से कहता है, टिबेट तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हारी बहन को यहाँ पर जॉब पे रखा है, तो इसी वजह से कोई भी काम ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से निकलना पड़े। यहाँ पर मैनेजर को दिखाया जाता है वो टिबेट को अच्छे से जानता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ईमानदार भी है। टिबेट की छोटी बहन है जिसका नाम बूट है। बूट जब सर्व कर रही होती है तो गलती से वो टकरा जाती है नन से। अब नन के ऊपर पूरा जूस गिर जाता है जिसकी वजह से बूट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और क्लीन करते हुए उसे माफ़ी मांगने लगती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नन को दिखाया जाता है वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का रहता है, इसी वजह से वो जब बूट को देखता है तो उसका दिल उस पर आ जाता है। वो सडनली उसका हाथ पकड़ कर कहता है, नहीं नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, खूबसूरत लड़कियाँ सॉरी बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है ना। एंड बाय द वे मैंने तुम्हें यहाँ फर्स्ट टाइम देखा है, क्या तुम नई हो? जिस पर बूट बताती है कि हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। तब नन उससे उसका नाम पूछता है बट बूट उसे नहीं बताती और इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन नन की नज़रें तो अब बूट पर ही आ चुकी थी। यहाँ पर सिक्योरिटी को दिखाया जाता है, वो देख लेती है कि नन ने किस तरह बूट को देखा है। वो फ़ौरन मैनेजर के पास आती है और सब कुछ बता देती है। मैनेजर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि नन के बारे में उसे भी सब कुछ मालूम था कि नन कितना घटिया टाइप का लड़का है। खैर यहाँ पर दोनों मिल करके बूट को समझाते हैं कि वो नन से दूर रहे क्योंकि नन बहुत ही ज़्यादा घटिया टाइप का लड़का है। वो लड़कियों को यूज़ करता है, उन्हें सेड्यूस करता है और उन्हें छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर बूट को ऐसा लगता है कि नन ऐसा नहीं है क्योंकि उसने उसके सॉरी को एक्सेप्ट जो कर लिया था और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के समझाने पर फाइनली बूट समझ जाती है और कहती है ठीक है आप लोगों के कहने पर मैं उससे दूर रहूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नन ऐसा है क्योंकि मैंने देखा है ना, जब गलती से उस पर ड्रिंक गिर गया था ना तो उसने मुझे बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं था। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा होता तो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता। मुझे नहीं लगता कि नन ऐसा है, लेकिन अगर तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है मैं नन से दूर रहने की कोशिश करूँगी। मैनेजर और सेक्रेटरी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं नन अब बूट के साथ क्या करेगा क्योंकि जो भी लड़की उसकी नज़र में आ जाती वो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता। नेक्स्ट सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है। नन इवेंट में नहीं था तो उसकी मदर ढूंढते हुए उसे बाहर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उनका बेटा तो किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब वो नन से कहती है, सच में नन तुम्हारी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से आज कंपनी की CEO मुख बन करके बैठी है, नहीं तो उसकी जगह पर तुम होते। तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इवेंट में चलो, इस तरह बाहर मत आओ, ग्रैंड माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तब यहाँ पर नन कहता है, मदर आप ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो, मानो आप मेरी रियल मदर हो, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ मैं आपका स्टेप सन हूँ। इसी वजह से मुझसे ज़्यादा हमदर्दी जताने की कोशिश मत करो। और यहाँ पर दिखाया जाता है स्टेप मदर होने की वजह से नन अपनी मॉम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और ना ही उनकी एक भी बात सुनता। जब वो इवेंट में वापस आता है तो उसके डैड भी उस पर चिल्लाते हैं कि वो साइको हो गया है, उसे इवेंट में रहना चाहिए या बाहर इस तरह से घूमना चाहिए, लेकिन वो अपने डैड की भी नहीं सुनता है। तब यहाँ पर ग्रैंड माँ की एंट्री होती है। ग्रैंड मदर नन से कहती है, नन ये कोई तुम्हारी पार्टी नहीं है जो दिल बोले आओ और जाओ, ये मेरे घर का इवेंट है, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी बवाला क्रिएट होए, इसी वजह से ज़रा संभल करके और सही से रहो, मेरा इवेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन नन तो इतना ज़्यादा बदतमीज़ रहता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को भी नहीं छोड़ता है और उनसे भी ज़बान लड़ाने लगता है। मेरा दिल जहाँ बोलेगा मैं वहीं जाऊँगा, चाहे वो इवेंट हो या पार्टी हो। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। नन की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम पैट है। ग्रैंड माँ उससे कहती है, उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने भाई की तरह बिगड़ैल नहीं निकलोगी, बल्कि मेरी मुख की तरह समझदार और इंटेलिजेंट निकलोगी। नेक्स्ट सीन में मुख को दिखाया जाता है। कम एज में वो कंपनी की CEO भी बन चुकी थी और एक फेमस पर्सनैलिटी भी थी, तो इसी वजह से सारे मीडिया वाले बस मुख को ही घेरे रहते हैं और उसकी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो बैठ करके बस मुख को ताड़े जा रहा होता है और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है। मुख की सिचुएशन को देख करके ऐसा फील हो रहा था कि वो काफ़ी टायर्ड थी। तब वहाँ पर टेबिट की एंट्री होती है। टेबिट मुख को देखता है और उससे कहता है, मैम ऐसा लग रहा है आप काफ़ी टायर्ड फील करिए, कि आप जूस लेना पसंद करेंगी, जूस पीने से आप फ्रेश महसूस करेंगी। तब यहाँ पर मुख कह देती है कि ठीक है लेकर आ जाओ, क्योंकि सच में ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ। तब यहाँ पर टेबिट जूस लेने के लिए चला जाता है। मुख की सिचुएशन को देख करके पूरन उसके पास आता है और कहता है, मुख कब से नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी टायर्ड फील कर रही हो, क्या बात है। तब मुख कहती है, इस इवेंट की वजह से मैं सही से सो नहीं पाई, शायद इसी वजह से मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो पूरन उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है। और जब टेबिट मुख के लिए जूस लेकर आता है तो वो देख करके परेशान, क्योंकि मुख तो वहाँ पर थी नहीं, तो इसी वजह से हर जगह वो मुख को ढूंढने लगता है जूस देने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मुख काफ़ी टायर्ड फील कर रही होती है और वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए पूरन से कहती है, पूरन तुम्हें तो सब कुछ मालूम है ना, मैं कंपनी की CEO नहीं बनना चाहती थी, लेकिन ग्रैंड माँ ने मुझे फोर्स किया जिसकी वजह से मुझे बनना पड़ा। मैं अभी ये सब हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं हूँ।
तो पूरन मुख का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन और भरोसा है कि तुम सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगी और देखना ये काम भी तुम इजीली कर लोगी। अब पूरन उसे बस समझा रहा होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से पूरन को वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले पूरन मुख से कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम कर सकती हो, बस खुद पर भरोसा रखो। मॉम ने मुझे बुलाया है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। उसके जाते ही वहाँ पर एंट्री होती है नन की। नन की गंदी नज़रें बस मुख पर ही रहती है। वो आते ही उसे बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगता है, तो मुख को भी अजीब सा फील होने लगता है। वो उसे दूर हटती है, तो यहाँ पर नन अपना आपा खो बैठता है और वो सडनली उसके साथ मिसबिहेवियर करने लगता है, जिसकी वजह से मुख भी काफ़ी शॉक में थी और उसे पुश करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। अब यहाँ पर नन तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, वो तो उसे बस अपनी बाहों में टाइटली पकड़ ही रहा होता है। तब एंट्री हो जाती है टेबिट की। टेबिट ये सब देख करके शॉक था, लेकिन वो हिम्मत बना करके मुख मैम बोल करके उसके लिए जूस लेकर आता है कि मैम आपने जो जूस ऑर्डर किया था ना, मैं लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर मुख को एक अच्छा मौका मिल जाता है, वो उसे थैंक्स बोलती है और जूस लेकर के मौका पाते ही वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर नन को दिखाया जाता है, उसे टेबिट पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके आने की वजह से इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके हाथों से मिस हो गई है। इसी वजह से वो अपना गुस्सा अब उस पर ना दिखाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना, वो अपना गुस्सा दिखाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पूरन की मदर जब पूरन को घर बुलाती है, तब उससे कहती है, तुम्हें मालूम है ना आगे तुम्हें क्या करना है? मुख कंपनी की CEO बन चुकी है, वो कितनी रिच है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर पूरन अपनी मॉम से कहता है, क्या ये शादी करना ज़रूरी है मॉम? तब उसकी मॉम कहती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो हम रोड पर आ जाएंगे, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, आई डोंट केयर, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ मुख फाइनली कंपनी आ चुकी हुई होती है अपनी CEO की पोस्ट संभालने के लिए। ग्रैंड माँ नन की मॉम से कहती है, क्या तुम्हारा बेटा अभी भी नहीं आएगा? सच में वो कितना ज़्यादा निठल्ला है, इतना केयरलेस है। मैंने सही किया मुख को CEO बना करके, पता करो कहाँ है तुम्हारा निठल्ला बेटा। और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। नन के पास उसकी मदर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम बस अपने सोने में ही बिजी रहो, यहाँ पर मुख आ चुकी कंपनी में CEO की पोस्ट संभालने के लिए। नन उठकर बैठ जाता है और कहता है, अच्छा वो आ चुकी है तो मैं भी आ रहा हूँ। और ये कहकर वो भी कंपनी के लिए निकल पड़ता है। इधर मुख को दिखाया जाता है जो कंपनी में अपनी मदर की फ़ोटो देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो अपनी मॉम को मिस कर रही होती है। तो वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है। पूरन के हाथ में एक बुके था जो कि वो मुख के लिए लेकर आया हुआ था, और वो मुख को देते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम कंपनी की CEO बन चुकी हो और आज तुम्हारा पहला दिन है। सुन के अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लोगी। यहाँ पर मुख को काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहती है, बस एक तुम ही तो हो जो मुझे अच्छी तरीके से समझते हो, बाकी तो मैं सबको समझाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे समझ नहीं पाता है। और एक ग्रैंड मदर है जिन्होंने ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुझे CEO बना दिया कंपनी की। खैर यहाँ पर पूरन उससे कहता है, चलो लंच के लिए बाहर चलते हैं, इससे तुम्हारा माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो मुख उसके साथ जाने लगती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है नन की। नन उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तब उसे मालूम पड़ता है कि ये लोग तो लंच के लिए जा रहे हैं। तो वो भला पीछे कैसे रहने वाला, वो भी जाने लगता है, क्योंकि उसकी जेलसी अब हाई लेवल की हो रही होती है जब वो किसी को मुख के साथ देखता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर टेबिट अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहा था। वो बस यूनिफॉर्म पहनने वाला रहता है, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसी होटल के स्टाफ रहते हैं। अब यहाँ पर आते ही वो सीधा परेशान करने लगते हैं टेबिट को और उससे उसकी ड्रेस भी छीन लेते हैं। टैबिट को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग तो उसके लॉकर को लॉक भी लगा लेते हैं और की भी अपने पास रख लेते हैं और ड्रेस भी रख लेते हैं। इवन जाने से पहले वो लोग तो उसके ग्लास को भी तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अब उसे सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि टैबिट बिना चश्मों के नहीं देख सकता था। अब टैबिट बिना चश्मों के जब बाहर आता है तो एक स्टाफ से टकरा जाता है। वो उसे सॉरी बोल करके आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अपने कपड़े लेना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग उसे होटल में आए हुए रहते हैं लंच के लिए। यहाँ पर तो नन की जेलसी एकदम बढ़ती जा रही होती है जब वो उन दोनों को करीब देखता है। पूरन मुख के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है, तब नन पूरन के खिलाफ मुख को भड़काता है, बट वो उसकी बातों पर कंसंट्रेशन नहीं करती है। लेकिन वो सामने देख लेती है कि टैबिट आ रहा है। वो उसकी हेल्प करना चाह रही थी, आगे बढ़ती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन कुछ लोग टैबिट को जानबूझ करके गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। तो आगे देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब नन क्या रिएक्ट करता है, जबकि वो मुख को किसी के साथ देख नहीं सकता था और यहाँ तो बात किसकी थी। अब जब यहाँ पर नन देखता है तो गुस्से में आग बगला हो जाता है। फौरन टेबिट को उठाता है और दूर फेंकता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मुख को किस करने के लिए। उन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब मुख उसे रोकने की कोशिश करती है और बेचारी टेबिट को
होटल के स्टाफ वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन गुस्से में आग को गला हो जाता है जब वो देखता है कि इस तरह पोरन उसकी केयरिंग कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेबिट अपने काम पर वापस आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा होता है, तब वहाँ पर आ जाती है पीछे से मुग। मुग उसे देखती है तो उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है जब टेबिट मुग को देखता है तो उसे बड़ा अजीब सा फील होता है। वो उससे छिप करके भागने लगता है। तब सामने आ जाती है मुग और उसे कहती है, तुम मुझसे इस तरह से छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम देख रहे हो कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तब यहाँ पर टेबिट कहता है, एक्चुअली मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मुग को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती थी। इसी वजह से वो उसे छुपने की कोशिश कर रहा था। डेविड मुग से माफ़ी भी मांगता है कल के किस वाली गलती को लेकर के, जिस पर मुग भी उसे माफ़ कर देती है। तब यहाँ पर पैट की एंट्री होती है जो मुग को देख करके काफ़ी गुस्से में थी और वो फ़ौरन अपनी कार की स्पीड को तेज़ कर देती है और मुग की तरफ बढ़ती है। तब यहाँ पर टेबिट को दिखाया जाता है वो सही टाइम पर पैट को देख लेता है और सेफली मुग को बचा लेता है उससे। जब यहाँ पर पेट बाहर निकलती है तो ऊपर से वो गुस्सा यहाँ पर मुग को ही शो करने लगती है कि तुम्हारी गलती, रास्ते में खड़े होकर के बात करने की क्या ज़रूरत है। तब यहाँ पर मुग भी उसको छोड़ती नहीं है और उसे कहती है, क्या तुमने देखा नहीं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इतनी स्पीड में कार लाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम जान रही हो कि ये पार्किंग एरिया अपनी आंखों को कहाँ पर रखा था। पैट के भी दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कंपनी की सीईओ बनने के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाई। इसी वजह से वो मुग से काफ़ी नफरत करती है, लेकिन मुग की कमज़ोरियाँ भी उसे अच्छे से मालूम है। वो उसकी मॉम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती है, जिस पर मुग काफ़ी सैड हो जाती है। मुग को अपसेट देख करके टेबिट उससे पूछने की कोशिश करता है कि किस वजह से वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले वो काफ़ी खुश थी। बट मुग उसे इग्नोर करके अपने कैबिन में चली जाती है। अब मुग जब अपनी कैबिन में आती है तो अपनी मॉम की फ़ोटो देख करके बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर मॉम, हर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, आपको ले करके हर कोई मुझे हर्ट करता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में पैट को दिखाया जाता है जो बड़ी खुश रहती है कि उसने मुग को काफ़ी परेशान किया। वो अपनी मॉम के पास आती है और सब कुछ बताती है कि किस तरह आज मैंने मुग को करारा जवाब दिया। पैट की मॉम पैट से कहती है, ओह आज क्या बात हो गई जो तुम्हें मेरी कैबिन तक आने की ज़रूरत पड़ गई। तब यहाँ पर पैट कहती है, मॉम एक्चुअली मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, इसी वजह से आई हूँ। तब उसकी मॉम उसे चेक देती है, जिसकी वजह से पैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को हक करते हुए कहती है, सच में मॉम आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, आप मेरी एक बार बोलने पर आप मुझे अमाउंट दे देते हो, रियली लव यू मॉम। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम चैट है। चैट यहाँ पर कुछ गुंडों की धुलाई करता है और उन्हें अरेस्ट भी करता है, लेकिन इस बीच दिखाया जाता है चैट बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी डायरिंग बात से वो उन गुंडों की धुलाई करता है और पिटाई करता है और उन्हें साथ ही अरेस्ट भी करता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। बोर्ड को दिखाया जाता है आज वो कॉलेज से घर लेट जा रही होती है क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, लेकिन इस बीच दिखाया जाता है कुछ गुंडे बोर्ड को फॉलो करने लगते हैं। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों बोर्ड के साथ बदतमीजी करते उससे पहले वहाँ पर चैट की एंट्री हो जाती है, जो कि वो इसी रास्ते से गुजर रहा था। अब वो जब देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं तो वो भला बर्दाश्त करने वालों में से थोड़ी रहता है। आफ्टर ऑल एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो भी बहुत ही बहादुर। वो आता है और उन गुंडों से कहता है, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी पिटाई ना करूँ तो पर्स आराम से मुझे दे दो। लेकिन वो लोग तो देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी चैट को उन दोनों से फाइट करना पड़ता है। वो उन दोनों की पिटाई करता है, एक तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन दूसरे को अरेस्ट करके अपने ही बाइक से बांध देता है। अब बोर्ड की पूरी बुक्स गिरी हुई रहती है। तब चैट जाता है और उसे कलेक्ट करके वापस देता है और उसे कहता है, ध्यान से जाना, हर बार मेरी तरह तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, खुद से लड़ना सीखो। अब यहाँ पर वो पुलिस को भी बुला लेता है उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए। तब यहाँ पर उसे लगता है कि उसे इतनी रात गए बोर्ड को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसी वजह से वो बोर्ड को पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ रहता है। बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में कहीं ना कहीं अब वो चैट को लाइक करने लगी थी। अब वो कितना लाइक करने लगी थी आगे की वीडियो में देखेंगे। चैट जब वहाँ से जा रहा होता है तो बोर्ड को अपना विजिटिंग कार्ड भी दे करके जाता है। नेक्स्ट सीन में मुग को दिखाया जाता है जो कॉलिंग पर चैट से बात करी होती है। जब चैट को मालूम पड़ता है कि मुग कंपनी की सीईओ बन गई है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बहुत जल्द उसे मिलने के बारे में बात करता है। अब मुग बात करी होती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है। वो पीछे पलट के देखती है बट कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है उसे तो फॉलो कर रहा था टिबिट। मुग छुप जाती है। टिबिट उसे ढूंढते हुए जब वहाँ आता है तब मुग सामने आती है और उसे कहती है, पकड़ लिया, अब बताओ तुम मुझे इस तरह से क्यों फॉलो कर रहे थे, मानो मैं कोई चोर हूँ। तब टिबिट कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो यूं ही आ गया था तुम्हारे पास। मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर उस दिन तुम्हें क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। मुग उसे नहीं बताती है कि वो अपनी मॉम की वजह से अपसेट हो गई थी। यहाँ पर वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्माइल करने के चक्कर में वो कब डेविड का हाथ पकड़ लेती है उसे भी नहीं मालूम पड़ता है। जब डेविड देखता है कि मुग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो उसकी हार्ट बीट्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगती है, क्योंकि कुछ भी हो वो मुग को लाइक करने लगा था,
लेकिन इस बारे में उसने मुक को नहीं बताया था। डेविड मुक के ख्यालों में खोया हुआ था और वहाँ से जा रहा था। पीछे से नन की एंट्री होती है बिकॉज नन ने देख लिया था कि किस तरह मुक ने उसका हाथ पकड़ा। अब वो उस पर गुस्सा दिखाने लगता है, उसे ज़बरदस्ती एक रूम में लेकर जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है और उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरी मुख के आसपास भी नज़र आए ना तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारी कंडीशन ख़राब कर सकता हूँ। और उसकी खूब पिटाई करके वहाँ से चला जाता है। मुख जब पीछे से आती है तो वो देख लेती है कि नन इसी रूम से बाहर गया है। वो रूम में जब झांकती है तो देखती है कि डेविड अधमरी हालत में पड़ा हुआ है और बेहोश भी है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन बेचारा बेहोश था, इसी वजह से मुख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और स्टाफ की हेल्प से वो जैसा तैसा करके डेविड को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। यहाँ पर डॉक्टर के थ्रू से मालूम पड़ता है कि किसी ने डेविड को बहुत बुरी तरीके से मारा है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, कुछ टाइम में उसे होश आ जाएगा। मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप इसे मंगा कर उसे खिला दीजिएगा। अब यहाँ पर मुक काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर नन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बूट हर जगह अपने ब्रदर टिबेट को ढूंढ रही होती है कि वो मिले तब साथ में हम लोग डिनर करेंगे और वो काफ़ी परेशान हो रही होती है टिबेट के ना मिलने पर। तब उसे कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसका भाई तो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस न्यूज़ से वो काफ़ी टूट जाती है और फ़ौरन हॉस्पिटल में जाती है तो अपने ब्रदर को इस कंडीशन में देख करके काफ़ी शॉक्ड होती है। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। बूट को जब मालूम पड़ता है कि उसके ब्रदर को हॉस्पिटल में एडमिट करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि मुक है तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तब मुक उसे कहती है थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से यहाँ से जाना पड़ेगा तो तुम अपने ब्रदर की केयरिंग अच्छे से करना। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर बोट बहुत ज़्यादा रो रही होती है अपने भाई को इस सिचुएशन में देख करके। इधर कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स आ चुके थे, बस वेट था तो किसी और का नहीं बल्कि मुक का। और मुक हॉस्पिटल में जाने की वजह से काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसी वजह से मीटिंग को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है जिसकी वजह से ग्रैंड माँ काफ़ी अपसेट होती हैं। जब मुक आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि मीटिंग तो कैंसिल हो गई है जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट भी होती है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डेविड को अब होश आ रहा था, तब उसकी सिस्टर जब देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसके पास आकर के कहती है फाइनली तुम ठीक हो गए हो और हक कर लेती है। मॉम को मालूम पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा रोएंगी, इसी वजह से मैंने मॉम को नहीं बताया। अब तुम ठीक हो गए हो तब मैं मॉम को इन्फॉर्म कर दूँगी। वो डेविड से पूछती है भाई आखिर किसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत की, कौन था जिसने तुम्हें मारा। लेकिन यहाँ पर डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। अब इधर मुक को दिखाया जाता है। ग्रैंड माँ उसे काफ़ी नाराज़ थी, इसी वजह से उसे अच्छे से मालूम था कि किस वजह से उसकी ग्रैंड माँ वापस से खुश हो जाएंगी, तो इसी वजह से वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है। ग्रैंड माँ उसे नाराज़ होती है कि उसने मीटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मुक ग्रैंड माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह नन की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, इसी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ पाई। ग्रैंड माँ अब गुस्से में लाल पीली हो जाती है और वो इसका जवाब उसकी मॉम से मांगते हुए उसे थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए तुम अपने बेटे को ज़रा कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे संभालो नहीं तो मैं कुछ और भी एक्शन ले सकती हूँ। यहाँ पर पेट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मुक की वजह से उसकी मॉम को थप्पड़ खाना पड़ा और इसका बदला वो ज़रूर लेकर के रहेगी। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डेविड बैठा हुआ रहता है, तब वहाँ पर नन की एंट्री होती है। डेविड उसे देख करके डरने लगता है क्योंकि उसने काफ़ी बुरी तरीके से डेविड को मारा था। अब यहाँ पर नन उसे वार्न करने लगता है और साथ ही उसका ग्लूकोज लगाया हुआ इंजेक्शन भी दबाने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तो इससे बुरी कंडीशन करूँगा, और उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली डेविड को अब डिस्चार्ज मिल चुका था हॉस्पिटल से, वो घर आ चुका था। उसकी मॉम उसकी काफ़ी केयरिंग करती है और उसे मेडिसिन भी खिलाती है, ये कहते हुए कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर उसके अलावा इस दुनिया में उसकी मॉम का और कौन है, बस वही दोनों तो हैं। जब डेविड रेस्ट कर रहा होता है तब यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं क्योंकि डेविड की फैमिली वालों ने कुछ पैसे उधार लिए थे उस गुंडे से, बट अभी तक वो पे नहीं कर पाए थे, इसी वजह से वो अपने पैसे लेने के लिए आया हुआ था। चीख और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके डेविड जब बाहर आता है तो देखता है कि कुछ लोग उसकी मॉम और उसके सिस्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तब यहाँ पर वो उसकी धुलाई करना तो चाह रहा था लेकिन उल्टा सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो गुंडा उससे वार्न करता है और कहता है अगर सही टाइम पर मेरा पैसा नहीं दिया तो याद रखना तुम्हारी जो सिस्टर और तुम्हारी मॉम दोनों की कंडीशन मैं ख़राब कर सकता हूँ, इसी वजह से अभी वार्न कर रहा हूँ प्यार से, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। डेविड यहाँ पर उन लोगों से फाइट करता है क्योंकि वो लोग उसकी मॉम से बदतमीजी कर रहे होते हैं, तो बदले में उसे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ती है। तो वहीं पर मुक को दिखाया जाता है, वो भी डेविड का एड्रेस लेकर के किसी तरह उसे मिलने के लिए आई हुई रहती है क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गई थी तो डेविड वहाँ पर नहीं था।
मुक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और आज वो ऐसे एरिया में आई थी जहाँ पर वो खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, लेकिन बात टेपिट की थी तो इसी वजह से वो जैसे तैसे करके फाइनली उसका एड्रेस ढूंढ ही लेती है और उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। टेपिट मुक से पूछता है कि आखिर वो इन गरीब गलियों में क्यों आई है। तब मुक उसे बता देती है कि उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी, इसी वजह से वो उसकी कंडीशन के बारे में जानने के लिए उससे मिलने के लिए आई है। साथ में वो पूछने लगती है नन के बारे में। तब यहाँ पर टेबिट को पास्ट में नन की दी हुई धमकियाँ याद आती है, जिसकी वजह से वो सामने उसका नाम नहीं लेता है। टेबिट का डरता हुआ फेस देख करके मुक समझ जाती है कि नन की वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में है और परेशान भी है। इसी वजह से वो टेबिट का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझसे हेल्प ले लेना। ये देख करके टेपिट खुश होता है। नेक्स्ट सीन में टेपिट को दिखाया जाता है जो फाइनली अमाउंट का अरेंजमेंट कर देता है और उन गुंडों को पैसे दे देता है, लेकिन पैसे अधूरे रहते हैं। इसी वजह से वो उसे वार्न करते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरे पैसे दे दे। मुक पूरन के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। पूरन के वहाँ से जाने पर पैट आती है और पैट अपनी मॉम का बदला लेते हुए यहाँ पर मुक को थप्पड़ चढ़ देती है। तुमने ग्रैंड मदर से मेरी मॉम को मार खिलवाया ना, तो ये बदले में मैं तुम्हें दे रही हूँ। यहाँ पर मुक भी चुप रहने वालों में से थोड़ी रहती है, वो भी उसकी खूब इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की भीड़ हो जाती है और वो सब के सब पेट की ही गलती दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेट को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। पूरा नोटिस करता है कि मुक का फेस लाल है क्योंकि पेट ने उसे थप्पड़ जो मारा था। तब यहाँ पर मुक सब कुछ बता देती है कि किस तरह पेट ने अपनी मॉम का बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर पूरन कहता है मैं जाकर के पेट से बात करूँगा। तब यहाँ पर मुक उसे रोकते हुए कहती है तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बात करके किसी भी मसले का हल नहीं निकलने वाला है, उल्टा सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती रहेंगी। नेक्स्ट सीन में टिपेट को दिखाया जाता है जब वो ऑन द ड्यूटी था तब एक रेड कार आती है और उसे फॉलो करने लगती है और काफ़ी स्पीड से उसका पीछा करने लगती है। तब टिपेट अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर जंप कर देता है, लेकिन वो शॉक था कि आखिर वो कार वाला कौन था जिसने उसे परेशान किया। वो सीसीटीवी कैमरास में भी देखता है, लेकिन उस बंदे का फेस उसे नहीं नजर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफ़ी परेशान रहता है। उसके बाद लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। नन के साथ साथ उसमें काफ़ी स्टाफ भी रहते हैं। तब नन नोटिस करता है कि बैक साइड पर तो बोट खड़ी हुई है, तो इसी वजह से वो सारे लोगों को आगे कर देता है और खुद बोट के पीछे हो जाता है और उसे कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना। बोट उसे नहीं पहचान पा रही थी। तब यहाँ पर नन उसे कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है उस दिन इवेंट में तुमने मेरे ऊपर ड्रिंक को गिराया था, मैं वही हूँ। तब यहाँ पर बूट को याद आता है, लेकिन यहाँ पर नन को दिखाया जाता है उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। बूट लिफ्ट के बाहर आती है। तब टीपेट उसी का वेट कर रहा होता है और उसे नन के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया था कि वो कितना वाहियात किस्म का लड़का है और कितना प्ले बॉय टाइप का लड़का है। इसी वजह से वो अपनी बहन से कहता है कि वो उससे दूर रहे और ये भी उसे एडवाइस करता है कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। तब बूट कहती है बट क्यों भाई, मैं आपको बता दूँ आप जैसे भी नन के बारे में सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल भी वैसा बंदा नहीं है। उसने मेरे साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं की, जिसकी वजह से मुझे ये रियलाइज़ हुई कि मुझे ये जॉब छोड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे फोर्स करोगे तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन तब तक मुझे ये जॉब कंटिन्यू तो करने दीजिए। पीछे से नन भी उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसके फेस पे एक खतरनाक वाली स्माइल आती है, क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल गया था कि बूट टीबेट की ही सिस्टर है। तो वो कहता है टीबेट अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बदला लेने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। होटल में एक गेस्ट की एंट्री होती है जो टीबेट से टकरा जाती है और टकराने की वजह से उसका पूरा सामान गिर जाता है। वो टीबेट को फोर्स करती है कि वो उसका पूरा सामान उठाए, बिकॉज वो यहाँ का एम्प्लॉय है। अब जब टीबेट सामान उठाने में बिजी था तो यहाँ पर वो लड़की अपनी डायमंड वाली रिंग टीबेट के पॉकेट में रख देती है। जब टीबेट सारा सामान उठा करके उस लड़की को देखता है तब यहाँ पर वो ऐसा प्रोटेंड करने लगती है कि वो अपना पूरा सामान चेक कर रही है, अगर कोई भी मिसिंग रहेगा तो वो टीबेट पर इल्ज़ाम लगाएगी। और सडनली वो लड़की टीबेट पर इल्ज़ाम लगा देती है कि तुमने मेरी डायमंड रिंग को चोरी किया है, जल्दी निकालो अदरवाइज मैं पुलिस को बुला लूँगी। तब टीबेट उससे कहता है बट मैंने पूरा सामान तुम्हारे सामने ही तो उठाया है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। लड़की जोर जोर से टीबेट पर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुन करके मुक और नन दोनों को ही आना पड़ता है। यहाँ पर वो लड़की मुक से कहती है ये कैसा स्टाफ है तुम्हारा, दिन दहाड़े मेरी डायमंड रिंग को चोरी कर लिया है, जल्दी से इसकी तलाशी लो अदरवाइज मैं कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारे इस होटल के बारे में। अब यहाँ पर नन उसकी तलाशी लेता है और उसके पॉकेट से जब डायमंड रिंग निकलता है तो कुछ टाइम के लिए तो टीबेट भी शॉक में था कि उसके पास ये डायमंड रिंग कहाँ से आई। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो अपनी सफाई देने लगता है मैंने ये डायमंड रिंग को नहीं चोरी किया है। तब यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है वो पुलिस स्टेशन में कॉल तो करती है, लेकिन वो लड़की के बारे में ही कंप्लेन कर देती है। तब वो लड़की शॉक में थी, वो उसे कहती है चोरी इसने की और कंप्लेन तुम मेरी कर रही हो। तब मुक कहती है कुछ भी बोलने से पहले एक बार ये सीसीटीवी कैमरास की वीडियोज़ और फोटो को देख लो, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से चालाकी से उस लड़की ने
टिबेट के पॉकेट में अपनी ही डायमंड रिंग को छुपा दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर नन टिबेट से सॉरी भी बोलता है। नेक्स्ट सीन में उसी लड़की को नन के साथ दिखाया जाता है जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था टिबेट पर। अब यहाँ पर दिखाया जाता है ये सारी प्लानिंग किसी और की नहीं, नन की रहती है। वो टिबेट को अपने इस होटल से निकालना चाह रहा था तो उस लड़की पर चिल्ला रहा था कि एक ज़रा सी गलती की वजह से उसकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद होगी। उसने जितना भी प्लान बनाया था सब फ्लॉप हो गया। उसे देख लेना चाहिए कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था। अब जो कि नन का प्लान फ्लॉप हो गया था तो उसका गुस्सा अब टिबेट के लिए डबल हो गया था। वो टिबेट को अपने पास बुलाता है। टिबेट डरते हुए आता है और नन से कहता है, क्या हो गया सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? तब यहाँ पर नन उससे कहता है, अच्छा पहले रिलैक्स तो हो जाओ। एक्चुअली मैं तुमसे सॉरी बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया ना, तो इसी वजह से मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन अपने अंदाज में। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैंने ये सब ऑर्डर तुम्हारे लिए किया है, इसे खा लो। टिबेट थोड़ा डर रहा होता है लेकिन यहाँ पर नन उसका बॉस रहता है, इसी वजह से उसे नन की बातें माननी पड़ती है। अब यहाँ पर नन भी खाना खाता है और टिबेट भी खाना खाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद टिबेट को अजीब सा फील होने लगता है क्योंकि नन ने उसके खाने में ड्रग्स मिलाया था। अब जब ड्रग्स अपना काम करना स्टार्ट करता है तो टिबेट बहुत बुरी तरीके से घबराने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। टिबेट वहाँ से फ़ौरन जाने का डिसाइड करता है, लेकिन ड्रग्स लेने की वजह से अब वो ज़मीन पर गिर जाता है और सही से चल भी नहीं पा रहा था। तब यहाँ पर नन उसकी हेल्प करता है, लेकिन पीछे से वो उस पर स्माइल भी कर रहा होता है। अब ड्रग्स इतना ज़्यादा हो गया था कि टिबेट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो अपने ग्लासेस को भी वेयर करता है बट फिर भी कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था और इस ड्रग्स के चक्कर में वो एक पर्सन को गलत समझ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। तब वहाँ पर होटल के स्टाफ आ जाते हैं और फ़ौरन जैसे तैसा करके टिबेट को वहाँ से लेकर के जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है नन तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब टिबेट को होश आता है तो ड्रग्स की वजह से अभी भी उसके सर में कहीं ना कहीं दर्द था और उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर काफ़ी परेशान थे। यहाँ पर दिखाया जाता है जो होटल का मैनेजर रहता है वो टिबेट का काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि कल रात उसने क्या किया। तब यहाँ पर टिबेट उसे बताता है कि मैंने खुद से नहीं किया, उस नन ने मुझे ड्रग्स दिया, उस ड्रग्स की वजह से ये सब हुआ, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। तब उसकी मॉम समझाती है कि हम गरीब लोग हैं, अमीर लोगों से पंगे नहीं ले सकते हैं। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। टिबेट मुक के बंगलों के पास गया हुआ था। वो वहाँ पर चेक करता है, बड़ों से कोई नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से एक सर्वेंट आती है। तब यहाँ पर टिबेट उसे कहता है कि मुझे प्लीज़ मुक मैम से मिलना है, उन्हें जल्दी से बुला दो। तब वो सर्वेंट जाती है और मुक को बोलती है कि उसे मिलने के लिए कोई आया है और टिबेट उसका वेट कर रहा होता है। जब मुक उसके पास आती है तो उसे पूछती है कि इतने रात गए, उसे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तब यहाँ पर टिबेट सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि मैंने होटल में जानबूझकर हंगामा नहीं किया था, नन सर ने मुझे ड्रग्स दिया था, उस ड्रग्स की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैम आपको मालूम है ना, तो इसी वजह से मेरी गलती नहीं है। मुक टिबेट को अच्छे से जानती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा और ड्रग्स लेना तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। खैर यहाँ पर दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और मुक टिबेट से कहती है ओके फिर डील डन हुई, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी तुम्हारे घर पर आऊँगी तो तुम मुझे डिनर कराओगे, जिस पर टिबेट भी उसे यस बोल देता है। दूसरे सीन में एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच रहता है। वो कहीं जा रहा था और अचानक से दो गुंडे उसे फॉलो करने लगते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर वो बिजनेसमैन अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है, लेकिन उस बिजनेसमैन को आइडिया नहीं था कि कुछ टाइम के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। एक ट्रक आता है और उस कार को बहुत बुरी तरीके से टक्कर देता है, जिसकी वजह से वो कार पलट जाती है और अंदर जो ड्राइवर रहता है वो वहीं पर ही मर जाता है। उसी रास्ते से जब टिबेट गुजरता है तब वो देखता है और वो कांच तोड़ करके जैसे तैसा करके उस बिजनेसमैन को बाहर निकालता है। बिजनेसमैन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। टिबेट उसे थोड़ी दूर लेकर जाता है तो वैसी उस कार में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कार में ड्राइवर जो रहता है वो तो जल जाता है, लेकिन ये बिजनेसमैन बच जाता है। जैसे तैसे करके टिबेट उसे सेफली जगह पर लेकर आता है और उस बिजनेसमैन का ट्रीटमेंट होता है। जब उसे होश आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और टिबेट को इनाम देने लगता है। वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफ़र करता है, लेकिन टिबेट नहीं लेता है क्योंकि टिबेट बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। वो पैसे तो कमाना चाहता है बट अपनी मेहनत से। इसी वजह से वो उस बिजनेसमैन को मना कर देता है कि वो पैसों के लिए उसकी हेल्प नहीं किया था बल्कि इंसानियत के लिए किया था। तो उस बिजनेसमैन को टिबेट की बातें काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो बिजनेसमैन उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े कि तुम्हें मेरे पास आना है किसी भी काम के मामले में तो तुम इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो, नहीं तो मुझसे आकर के मिल सकते हो। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर ऑल तुमने मेरी जान बचाई,
इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये बिजनेसमैन कौन है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। डेविड जब घर वापस आता है तो उसकी मॉम उसके शर्ट पर लगे हुए ब्लड को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब डेविड बताता है, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली आज एक अंकल को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, बस मैंने उनकी हेल्प की, ये ब्लड उन्हीं का ही लगा हुआ है। ग्रैंड मदर मुक से मिलने के लिए उसके रूम में आती हैं। अब मुक की मॉम नहीं थी, इसी वजह से ग्रैंड मॉम ने मुक को बहुत ही प्यार से पाला था। अब यहाँ पर उसकी शादी की बातें चल रही होती है तो ग्रैंड माँ उससे शादी के रिलेटेड बात करने के लिए आई थी और मुक के रिएक्शन से देख करके ये लग रहा था कि वो अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं है, बट ग्रैंड मदर के फोर्स में वो आकर के शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। पूरन की मॉम पूरन से कहती है, जब तक कि तुम दोनों की शादी ना हो जाए तो इससे पहले कोई भी गड़बड़ी मत करना, और हाँ याद रखना तुम्हें मुक से ही शादी करनी है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अब मुक की शादी की बातें चल रही होती है तो इस बात से नन को भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था। मुक की शादी की वजह से अब नन भी डिप्रेशन में रहने लगा था, उसे अपना डिप्रेशन कम करना था, तो इसी वजह से वो होटल के एक स्टाफ को बहुत सारे पैसे देता है कि वो जा कर के बूट को किसी भी तरह उसके रूम में सेंड करे, और होता भी ऐसा है, वो लेडी बूट को उसके रूम में सेंड कर देती है। अब जब बूट यहाँ की क्लीनिंग कर रही होती है और बेडशीट वगैरह को सही कर रही होती है तो पीछे से नन आ जाता है और सडनली उसे पकड़ लेता है टाइटली। बूट उस वक्त बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन नन उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे बेड पर पटक देता है, और उसके बाद नन बूट के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। बूट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और काफ़ी रो रही होती है वो। तब वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। एक्चुअल में ये लड़की कोई और नहीं, नन की गर्लफ्रेंड रहती है, जिसकी वजह से बूट को मौका मिल जाता है और वो सडनली वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बेचारी बहुत सदमे में थी और रोई जा रही होती है कि उसके भाई ने जो कहा था नन वैसे ही निकला। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड नन से कहती है, ये सब मैंने क्या देखा, अभी जो लड़की थी वो कौन थी। तब यहाँ पर नन बहाना बना देता है, अरे वो तो यहाँ की स्टाफ थी, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी करने दे सकता हूँ ना, बिकॉज मैं तुमको लाइक करता हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। तब वो कहती है, इन नाइटी सूट में। तब नन कहता है, अब जिसकी इतनी हसीन गर्लफ्रेंड हो तो वो उसका इंतज़ार नाइटी सूट में कर सकता है ना, और उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। टिबेट पीछे से आता है और बूट के कंधे पे हाथ रख देता है। बूट इस कदर ज़ोर से चिल्लाती है बिकॉज वो डर चुकी थी। तब टिबेट उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई, क्या कोई बात है, बट बूट झूठ बोल देती है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप पीछे से आए ना अचानक से, तो इस वजह से मैं डर गई। वो उसे जल्दी से कपड़े चेंज करके अपने साथ घर चलने की बात करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, दोनों अब घर जा रहे होते हैं। तब उनकी मुलाकात हो जाती है मुक से। मुक कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तब यहाँ पर टिबेट कहता है, एक्चुअली हम दोनों घर जा रहे हैं। तब मुक कहती है, एक्चुअली तुम लोग जहाँ पर जा रहे हो रास्ते में मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि मुझे भी किसी काम से ही जाना है। टिबेट मना करता है, नहीं मैम मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उसकी सिस्टर बूट कहती है, नहीं हम चलने के लिए रेडी हैं, और दोनों को कार में बैठना पड़ता है। मुक टिबेट से कहती है, एटलीस्ट सीट बेल्ट तो लगा लो। जब टिबेट सीट बेल्ट लगाता है तो उससे नहीं लगती है। मुक उसे लगाने के लिए जब उसकी क्लोज आती है तो यहाँ पर टिबेट कुछ टाइम के लिए शॉक में था और स्टैचू बन चुका था कि उसकी मैडम उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट सीन में मुक की ग्रैनी को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि पूरन की मॉम आई हुई थी और वो शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मुक का इंतज़ार किया जा रहा होता है कि वो जब आएगी तो शादी की डेट फिक्स होगी, बट मुक नहीं आती है क्योंकि मुक तो यहाँ पर आ चुकी थी टिबेट के घर पर। अब रात हो चुकी थी, डिनर का टाइम भी हो गया था, तो इसी वजह से टिबेट की मदर मुक से कहती है, डिनर किए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पहली बार तुम आई थी और तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें डिनर करा कर के जाने दूंगी। और यहाँ पर तीनों मिल जाते हैं डिनर की प्लानिंग करने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली डिनर जब रेडी होता है तो यहाँ पर सारे लोग एक साथ बैठ करके डिनर इंजॉय करते हैं, लेकिन सारे लोग देखते रहते हैं क्योंकि मुक तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि मुक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके रूटीन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही वो ऐसे फूड खाती थी, ना ही ऐसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। मुक किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। फर्स्ट टाइम उसने अपने घर को छोड़ करके किसी गरीब के घर में डिनर किया था, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो तो खाने की काफ़ी तारीफ़ करती है कि सच में ये खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और शायद मेरे होटल में ऐसा खाना कभी बनता होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी मॉम के हाथों का स्वाद जो है। अब सारे लोग मिल करके खाने को एंजॉय करते हैं। डिनर करने के बाद यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है। वो फ़ौरन सारी डिशेस को समेटने लगती है कि वो वॉश करेगी। ये देख करके टिबेट की मॉम तो शॉक में रहती है कि भला एक प्रिंसेस आ करके उसके घर में डिशेस को वॉश करेंगी। वो मना कर रही होती है, लेकिन मुक उनकी एक नहीं सुनती है और सारी डिशेस को लेकर जाती है और वॉश करने लगती है। तब यहाँ पर टिबेट भी कुछ टाइम के लिए शॉक में था क्योंकि उसके सामने उसकी बॉस थी जो उसके घर की डिशेस को वॉश कर रही होती है, जिसे देखने के बाद टिबेट का झुकाव
और भी ज़्यादा मुक की तरफ हो जाता है। वो उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है, ये सोचते हुए कि बाकी रिचेस लड़कियों की तरह मुक नहीं है, वो डिफरेंट है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब मुक घर जाने वाली रहती है तो यहाँ पर टिबेट की मॉम उसे स्वीट खिलाते हुए कहती है ये खा लो, उसके बाद चली जाना। और यहाँ पर सच में दिखाया जाता है मुक को स्वीट्स काफ़ी पसंद आता है और साथ में यहाँ पर इन सब की मस्तियों के बीच में गलती से मुक टिबेट के ही बाहों में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल करते हैं। तब मॉम टिबेट के सर पे हिट करती है और टिबेट से मुक को कार तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। यहाँ पर टिबेट जब मुक को कार के पास ड्रॉप करने के लिए आता है तो उन दोनों के बीच में बहुत सारी स्वीट्स बातें भी होती है, जिसकी वजह से टिबेट और भी ज़्यादा मुक को लाइक करने लगा था। जब टिबेट मुक को ड्रॉप करके आता है तब यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जिस अंदाज से जिस तरीके से मुक को देख रहा था ऐसा लग रहा है कि वो मुक को लाइक करता है। तब यहाँ पर उसकी मदर उसे समझाते हुए कहती है ये मत भूलो कि तुम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम मुक जैसी लड़की को अपने घर की बहू बना सके, क्योंकि मुक बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। हम में और मुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद टिबेट थोड़ा सैड भी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नन के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके रूम में पूरी मुक की फ़ोटो से ही भरी हुई रहती है, क्योंकि मुक के पीछे वो एकदम से पागल सा हो गया था। यहाँ पर उसकी मदर आती है और उसे आवाज़ देते हुए उसे बाहर आने के लिए कहती है, क्योंकि विदाउट नन की परमिशन कोई भी उसके कमरे में नहीं जा सकता है। इसी वजह से उसकी मदर को भी उसे परमिशन लेके ही जाना पड़ता है। नन की मदर उसे एक लग्जरी कार गिफ्ट करती है, जिसकी वजह से नन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सबसे पहले उस कार के फीचर्स को ट्राई करने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से वो आता है और अपनी मॉम को हक कर लेता है और उन्हें थैंक्स बोलता है कि इतना अच्छा गिफ्ट उन्होंने दिया। ग्रैनी को जब उस गिफ्ट के बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि तुम तुम्हारे बेटे को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रही हो। आज तुम उसे लग्जरी कार गिफ्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जान रही हो कि उसके पास ऑलरेडी कार है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर वो उसे थप्पड़ भी मारती हैं कि पैसे खर्च करना तुम्हें अच्छे से आता है, पैसे कमाना तो तुमने सीखा ही नहीं। जिसकी वजह से नन की मदर को काफ़ी बुरा लगता है और वो ग्रैनी की खूब इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से अब ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है जो ग्रैनी के पास बैठी हुई रहती है। ग्रैनी की कंडीशन ख़राब होने की वजह से कहीं ना कहीं मुक भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब ग्रैनी को होश आता है तब मुक उनसे कहती है, ग्रैनी आपको मालूम है ना, आप ज़रा भी टेंशन लेती हैं फ़ौरन आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, फिर आप टेंशन क्यों लेती हैं? आपको मालूम है ना, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं कितना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तब ग्रैनी स्माइल करने लगती है, ये सोचते हुए कि चलो इस घर में कोई तो है जिसे मेरी पड़ी है। नन के रूम का सीन दिखाया जाता है। अब वो मुक के प्यार में इस कदर पागल सा हो गया था कि बस उसे मुक किसी भी कंडीशन में चाहिए। मुक की कमी को पूरा करने के लिए उसने पूरे कमरे में मुक की फ़ोटोज़ को लगवा दिया था, ताकि हर वक्त वो बस मुक को ही देख सके। टिबेट मुक के लिए अपनी मोम के हाथों का बनाया हुआ स्पेशल फूड लेकर आया हुआ रहता है, ताकि वो मुक को देख सके, क्योंकि मुक को उसकी मोम के हाथों का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था। वो जब उसे देता है तो इस बार मुक कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहती है। वो उसे लिए बिना वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से टिबेट भी काफ़ी परेशान होता है कि आखिर मुक ने उसे लिया क्यों नहीं, जबकि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये उसकी फेवरेट है। तब यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे कहता है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुक मैम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, हो सकता है इसी वजह से उन्होंने नहीं लिया हो। यहाँ पर दिखाया जाता है मुक टिबेट से कहती है कि उसे किसी काम से एक शॉप पर जाना है, क्या वो उसे ड्रॉप कर सकता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर टिबेट की स्कूटी पर बैक साइड पर मुक बैठी हुई रहती है। उस वक्त टिबेट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो उसे उस प्लेस पर छोड़ देता है जहाँ पर मुक जाना चाह रही थी, लेकिन अब मुक जा रही थी अंदर तो टिबेट का भी मन करता है कि आखिर वो देखे कि मुक करने क्या वाली है। इधर नन को दिखाया जाता है जो टिबेट से इस कदर नफरत करता था कि उसे अब उसके जॉब से हटाने के लिए उसके ही लॉकर में ड्रग्स रख देता है। अब जबकि मुक की शादी पूरन से फिक्स हो चुकी थी तो यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आई हुई रहती है। वो अपनी ब्राइड ड्रेस की कलेक्शन को देख रही होती है और टिबेट अपनी ख्यालों की दुनिया में खो जाता है कि वो एक ग्रूम बना हुआ है और यहाँ पर मुक उसकी ब्राइड बनी हुई है। तब उसे होश आता है जब एम्प्लॉय उससे पूछती है कि उसे कुछ चाहिए। टिबेट कहता है नहीं उसे कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पर पूरन को भी देख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब जब टिबेट वापस आता है तो यहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लग चुका था कि उसने अपने ही लॉकर में ड्रग्स रखा है, इसका मतलब वो ड्रग्स की सप्लाई करता है। टिबेट अपनी सफाई देते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये ड्रग्स मेरा नहीं है, ज़रूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। लेकिन नन ने इस कदर प्लानिंग की थी कि उस प्लानिंग में बहुत बुरी तरीके से टिबेट फंसता है और उसे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। इधर टिबेट की मॉम को दिखाया जाता है आए दिन उनकी कंडीशन ख़राब होती रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बोट भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बोट को कॉल आता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके भाई पर ड्रग सप्लाई का केस लगा है, जिसकी वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। टिबेट बेचारा अपसेट खड़ा रहता है क्योंकि उस होटल में उसका ड्रीम था काम करने के लिए और अचानक से उस पर गलत आरोप लगा करके
उसे जॉब से निकाल दिया गया था। यहाँ पर उसकी मदर उसे कहती है उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है उनका बेटा कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी मदर हर्ट होए। जिस पर टैबेट कहता है, मॉम आप सच कह रही है, मैंने ये नहीं किया, ज़रूर किसी ने मुझे फंसाया है। टैबेट की मदर और बूट दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, ये कहते हुए कि कोई हमें चैन से जीने भी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है। टैबेट के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका था, तो वो यहाँ पर टैबेट से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात टैबेट की मदर से होती है। इधर बूट को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को सही साबित करने के लिए मुक से मिलने के लिए आई हुई रहती है, जबकि मुक उसके घर पर गई हुई थी। यहाँ पर मुक तो नहीं मिलती है, बट नन उससे मिल जाता है। नन को देख करके उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है, इसी वजह से वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन बात यहाँ पर टैबेट की थी, तो इसी वजह से वो उसे कहती है कि उसका भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। नन कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला, अब जबकि बूट उसके सामने खड़ी थी, एक बार फिर से वो उसके साथ बदतमीजी करता है। बूट उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने उसे टाइटली पकड़ रखा हुआ था, इसी वजह से बूट चिल्लाना स्टार्ट करती है। तब वहाँ पर नन के फादर आ जाते हैं। अच्छा मौका पा करके बूट एक बार फिर से नन की जाल से भाग जाती है। यहाँ पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नन तो उल्टा अपने ही डैड को कैरेक्टरलेस बोल देता है, ये कहते हुए कि आपका अफेयर तो कितनी लड़कियों से चलता है। मुक टैबेट से पूछती है, क्या सच में ये ड्रग्स तुमने नहीं रखा है? तब टैबेट ये बात सुन करके शॉक में रहता है कि मुक भी उस पर शक कर रही है। तब टैबेट कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, दूसरे लोग मुझ पर डाउट करें मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुम तो मुझे कितने अच्छे से जानती हो, समझती भी हो, तुम मेरे घर पर भी आ चुकी हो, मेरा नेचर कैसा है तुम जानती हो, फिर भी तुमने ये क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर उस ड्रग्स को लेकर के दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी देर तक झगड़े भी चलते हैं। मुक के जाने के बाद यहाँ पर टैबेट को दिखाया जाता है, बेचारा अपसेट खड़ा रहता है कि उसके लाइफ में हो क्या रहा है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है। बूट आती है अपने भाई को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में देखकर, वो भी परेशान हो जाती है और सडनली आकर के उसे कहती है, भाई आप फिक्र मत करो, एक दिन देखना वो भी आएगा जब हमारी लाइफ में भी सब कुछ सही हो जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपकी छोटी बहन बूट है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी। टैबेट बूट को हक करते हुए कहता है, क्या सच में तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो? मुझे तो नहीं लगा था, मुझे लगा था कि तुम हमेशा मेरी छोटी ही सिस्टर रहोगी, लेकिन तुम्हारी बातों की वजह से आज समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे ही बड़ी हो गई हो। दोनों भाई बहन जब इमोशनल हो रहे थे, तब वहाँ पर मदर की भी एंट्री हो जाती है और तीनों एक साथ इमोशनल होते हैं। इधर मुक और पूरन को दिखाया जाता है, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन दोनों की प्री वेडिंग की फ़ोटो शूट हो रही होती। तब फोटो शूटर कहता है, ओहो कुछ तो मिसिंग लग रहा है, एक मिनट मैं कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। फोटो शूटर गार्डन में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को बुलाता है ताकि वो थोड़ा सा पत्तियों को उड़ा सके और फोटो और भी ज़्यादा बेस्ट है। जब वो बंदा पत्तियाँ उड़ाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ता है तो देख करके शॉक्ड, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं टैबेट ही रहता है। यहाँ पर मुक और पूरन के बारे में सब कुछ टैबेट को पता चल जाता है कि वो दोनों की प्री वेडिंग की फ़ोटो शूट चल रही है और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। अब ये सारी सच्चाई सुनने के बाद टैबेट के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि मुक के साथ वो किसी और को देखेगा, क्योंकि कुछ भी हो जब से उसने मुक को देखा है वही उसके दिल में बस गई है। मुक अपनी ड्रेस को चेंज करके फ्रेश होकर के वॉशरूम से जाती है और अपनी वॉच वहीं पर ही भूल जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है टैबेट आफ्टरनून का लंच कर रहा होता है, तब दो लड़कियाँ उस वॉच के बारे में बातें करती हुई जा रही होती है और यहाँ पर जब टैबेट सुनता है तो समझ जाता है, वो वॉच देखते तो फ़ौरन पहचान जाता है ये वॉच तो मुक की है। वो वॉच वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों लड़के देने के लिए तैयार ही नहीं रहती हैं, तो टैबेट उनसे ज़बरदस्ती ले लेता है। अब खैर यहाँ पर टैबेट तो ज़बरदस्ती ले लेता है और उधर वो दोनों लड़कियाँ ओनर को बुलाकर लेकर आती हैं और उल्टा टैबेट पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं कि ये आपके एम्प्लॉय और आपके कस्टमर की सारी चीज़ों को चोरी करता है। ओनर गार्ड्स को ऑर्डर दे करके टैबेट को धक्के मार करके वहाँ से निकलवा रहा था। तब वहाँ पर मुक पहुँच जाती है और सारी सिचुएशन के बारे में उसे मालूम पड़ता है। तब वो कहती है, ये वॉच मेरी है, ये सच कह रहा है, टैबेट ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता है। मुक टैबेट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टैबेट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसका दिल जो टूटा था इसी वजह से वो उसकी एक नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने आप को हर्ट करता है कि आखिर उसने मुक जैसी लड़की से क्यों प्यार किया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर बोट की फ्रेंड आई हुई रहती है उससे मिलने के लिए। वो उसे कहती है, आज चलो साथ में घर चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तब बोट कहती है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो एक काम करो तुम दोबारा से आना, मैं और तुम दोनों साथ में जाएंगे। तब उसकी फ्रेंड नन कहती है और कहती है यहीं पर ही मिलेंगे। एक बार फिर से नन उसी एम्प्लॉय को पैसे देता है ताकि वो बोट को उसके रूम तक किसी भी कंडीशन में पहुँचाए। अब यहाँ पर बोट जब क्लीनिंग कर रही होती है तो पीछे से नन आ जाता है और सडनली उसे हक कर लेता है। इधर बेचारे टैबेट को दिखाया जाता है उसका पहला प्यार अधूरा हो जाता है। एक तरफा प्यार अब उसे समझ में आता है
उसे लग रहा था कि बूट उसे इस वजह से इतनी स्वीटली और मीठे तरीके से बात कर रही है कि वो भी उसे लाइक करती है। वो अमीरों की तरह नहीं है, वो अलग है। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि वो भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकली, उसने भी उसे धोखा दिया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर दिखाया गया था कि टिबेट तो मुक को लाइक करता है, लेकिन मुक के रिलेटेड अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई गई थी जिससे ये शो होए कि वो भी टिबेट को लाइक करती है। अगर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, तब उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। लेकिन टिबेट तो किसी की भी सुनने की कंडीशन में नहीं था, वो ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। इधर दिखाया जाता है बूट का सीन। बेचारी वो मिन्नतें कर रही होती है नन से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन नन आज सारी हदें पार कर देता है। वो बूट के साथ वो सब कर देता है जिसके बारे में बूट ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। वो भागने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है, और आज नन अपने प्लानिंग में कामयाब भी हो जाता है। वो बूट को कहीं का नहीं छोड़ता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करता है, जिसकी वजह से अब बूट बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बूट को रोते और बिलखते हुए देख करके नन के फेस पे सेटिस्फाई वाली स्माइल आती है और वो कहता है, आज मेरा बदला पूरा हुआ। तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, उसने मेरी मुख की तरफ देखा भी कैसे, और पैसे फेंक करके वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और बेचारी बूट, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। बूट की फ्रेंड वापस उसी प्लेस पर आ चुकी थी बूट को रिसीव करने के लिए, बट बूट कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो उसे कॉल करती है बट कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फाइनली जैसा तैसा करके वो उस होटल के रूम में पहुंच जाती है जहां पर बूट को देखा गया था। अब वो कॉल करती है तब उसे बूट का फ़ोन मिलता है जो कि उसी रूम में रहता है। अब वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं बूट कहाँ है, और कॉल करके टिबेट के फ्रेंड को सब कुछ बता देती है। अब जब टिबेट को मालूम पड़ता है तो वो फ़ौरन पहुंचता है होटल। अब यहाँ पर वो ढूंढने की कोशिश करता है कि उसकी बहन कहाँ पर गई, बट उससे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से वो सारे लोग मिलकर जाते हैं और सीसीटीवी कैमरास को चेक करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कुछ तो हिंट मिले जिसके थ्रू उन्हें मालूम पड़ सके कि उनकी बहन कहाँ पर गई हुई है। अब यहाँ पर कैमरे के थ्रू से मालूम पड़ जाता है कि उसकी बहन किस रूम में है और उस रूम से कौन निकल रहा था। बूट के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से वो इस कदर डिप्रेशन में चली जाती है कि वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड करेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था। इधर टिबेट और उसके फ्रेंड बूट को ढूंढ रहे होते हैं। बूट अब जंप करने वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर टिबेट आकर के उसे बचा लेता है। अब उसे रीज़न पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। तब यहाँ पर बूट सडनली अपने भाई को हक कर लेती है और रोते हुए सब कुछ उसे सच सच बता देती है कि नन ने उसके साथ क्या किया, उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। अब ये बात सुनते ही टिबेट के तन बदन में आग से लग जाती है। आफ्टर ऑल बूट उसकी सिस्टर जो थी, यहाँ पर वो जैसा तैसा करके बूट को हैंडल करता है। टिबेट जैसे तैसा करके बूट को वापस घर लेकर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अब उसके दिल में चैन नहीं रहता है। उसकी बहन के साथ हुए अत्याचारों का अब वो बदला लेना चाह रहा था नन से। इसी वजह से वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो तो बदला लेकर रहेगा। अब जब इस बारे में टिबेट की मदर को मालूम पड़ता है तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो इस सदमे को अब झेल नहीं पा रही थी। सडनली कमरे से बूट की चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों माँ बेटे पहुँचते हैं तो यहाँ पर बूट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बस उसे बार बार वही सीन नज़र आ रहा था जब नन ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। यहाँ पर वो नन से रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो इमेजिन कर रही होती है कि वहाँ पर नन है। अपनी बहन की ये सिचुएशन टिबेट से देखी नहीं जाती है। इसी वजह से वो अपनी बहन बूट को ले करके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर एक बार फिर से बूट की मुलाकात चैट से होती है। जब बूट की कंडीशन के बारे में चैट को मालूम पड़ता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो बूट को पानी पीने के लिए कहता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ, तुम बताओ मुझे कि क्या बात है। यहाँ पर बूट तो बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर चैट की हिम्मत दिलाने पर बूट उसे सारा स्टेटमेंट दे देती है कि किस तरह नन ने उसके साथ गलत किया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ नन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपनी ग्रैनी के लिए फ़र्स्ट टाइम चेयर खसकाता है और बहुत नॉर्मल तरीके से बात करता था। सारे घर वाले शौक थे कि आज ये क्या हो गया नन के साथ। लेकिन तभी सर्वेंट आती है और इन्फॉर्म करती है कि पुलिस यहाँ पर आई हुई है मिलने के लिए। तब ग्रैनी जाती है, चैट आया हुआ रहता है। चैट उन्हें सब कुछ बता देता है कि किस तरह नन ने एक लड़की के साथ गलत किया, तो इसी वजह से उसे अरेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। नन साफ मना कर देता है, देखो चैट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसी वजह से मुझे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, जाओ उसे अरेस्ट करो। तब नन कहता है, तुम्हारे खिलाफ़ FIR दर्ज की गई है, तो इसी वजह से तुम्हें तो पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी होए या ना होए। और ये कहकर चैट नन को वहाँ से लेकर के चला जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में नन की एंट्री को देख करके बूट एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब यहाँ पर नन की एंट्री होते ही वो टिबेट पर भड़क पड़ता है और उसके साथ मारपीट करने स्टार्ट कर देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ये गंदा और घटिया इल्ज़ाम लगाने के लिए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नन के साथ पुलिस स्टेशन में मुख भी आई हुई रहती है। यहाँ पर बूट बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तब टिबेट कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है चुटकी,
तेरा भाई तेरे लिए जिंदा है, तेरे लिए हर वो लड़ाई लड़ेगा जिसमें तेरी खुशी है। चैट के थ्रू मुक को मालूम पड़ता है कि नन के खिलाफ जिसने भी एफआईआर दर्ज की है वो कोई और नहीं, डेविड और उसकी सिस्टर है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। इसी वजह से वो अपने पैसों की ताकत के बलबूते पर अपने सारे जुर्म को छुपा लेता है और यहाँ पर कोई भी सबूत न मिलने की वजह से नन को बाइज्जत बरी करना पड़ता है। इस बीच अब डेविड को भी लगने लगा था कि मुक नन के सपोर्ट में है, इसी वजह से तो उसे सपोर्ट ना करते हुए उसने नन की साइड लिया और इन दोनों में नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बोर्ड को दिखाया जाता है जो डेविड से कहती है, भाई मैं और भी ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। नन बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, मैं तो सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपने भाई को नहीं खोना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ आप इन सब झमेलों में ना पड़ो। तब डेविड कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तुझे तो मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा, चाहे नन आ जाए या कोई भी आ जाए। इधर मुक को दिखाया जाता है घर आने के बाद वो नन से पूछती है, नन सच सच बताना, क्या तुमने बूट के साथ गलत किया है? तब नन कहता है, मुक अब तुम ही ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा, तुम तो मेरे साथ बचपन से पली बड़ी हो ना, मुझे देखा है। माना मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूट के साथ गलत करूँगा। देखो डेविड झूठ बोल रहा है, उसे अपनी जॉब चाहिए बस इसी वजह से, और वो ड्रग्स का केस भी उस पर लगा था। इन सब का बदला निकालने के लिए मेरे ख्याल से वो अपनी सिस्टर का यूज़ कर रहा है, लेकिन मुक को ऐसा नहीं लग रहा था। पूरन की मदर ने मुक को खाने पे इनवाइट किया था। यहाँ पर मुक से कुछ भी खाया नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो बस बूट के ही बारे में सोचे जा रही होती है। इसी वजह से वो फटाफट थोड़ा सा खाती है और उसके बाद वो डेविड से मिलने के लिए पूरन के घर से निकल पड़ती है। मुक की मुलाकात डेविड की मदर से होती है। यहाँ पर वो बूट के लिए कुछ ज़्यादा ही केयरिंग शो करी होती है और बहुत बड़ा अमाउंट का एक चेक देती है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है वो डेविड के पास जब पहुँचता है तो डेविड बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर इस वजह से ये अमाउंट दे रही हो ताकि मैं अपना मुंह बंद कर लूँ कि मेरी बहन के साथ जो कुछ भी अत्याचार हुआ वो सब झूठा साबित हो सके। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और ये कहकर वो चेक उसी के मुँह पर ही फेंक देता है। तब यहाँ पर मुक उसे डबल चेक देती है और यही काम वो दोबारा से करता है। डेविड दोबारा से दोनों चेक उसके मुंह पे फेंक देता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, इस कदर कि दोनों भी एक दूसरे को समझने की कंडीशन में नहीं थे। मुक के सामने नन की सच्चाई नहीं आती है, इसी वजह से वो नन को भी सपोर्ट करती है। और यहाँ पर डेविड को ऐसा लग रहा था कि मुक नन को बचाने के लिए मुझे चेक देने के लिए आई है, इसी वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मुक तो वहाँ से चली जाती है बिकॉज डेविड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। लेकिन यहाँ पर डेविड पास्ट में मुक के साथ गुजारे हुए उन पलों को याद करता है जिसे याद करके उसे खुशी मिलती थी, लेकिन आज उसे ही याद करके उसे रोना आ रहा था। उसके बाद कसिनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरन की मॉम जुआ खेल रही होती है। एक्चुअली पूरन की मॉम को जुआ खेलने की आदत सी लग गई थी, इसी वजह से उसमें बहुत सारे पैसे वो हार भी चुकी थी और उनके ऊपर कर्ज भी बहुत था, जिसकी वजह से आए दिन लोग उन्हें धमकियां देते कि वो उनका पैसा जल्दी पे करते और वो झूठ बोल करके उन सब से निपट रही होती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैनी को दिखाया जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि नन के बारे में क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही है, उसने बूट के साथ क्या किया, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और इसी के साथ वो पास्ट का एक सीन सोचती हैं। यहाँ पर पास्ट के सीन में दिखाया जाता है नन के रियल डैड ने अपनी ही बीवी को दूसरे आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो फ़ौरन ही उसे डिवोर्स दे करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बीच जब वो जा रहे होते हैं तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। और यही सारी बातें याद करके ग्रैनी की कंडीशन इस कदर ख़राब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत आन पड़ती है। इधर दिखाया जाता है नन ने बूट के साथ जो कुछ भी गलत किया था अब उसकी न्यूज़ वायरल हो जाती है, हर पेज पे हेडलाइन बस उसी की ही रहती है। अब यहाँ पर स्टाफ आपस में बात कर रहे होते हैं और इसके अलावा अदर्स लोगों की भी यही थिंकिंग रहती है कि नन ने अपनी पावर का गलत यूज़ किया है, इसकी वजह से उनका बिजनेस भी काफ़ी लॉस में जाने लगता है। तब यहाँ पर नन के सेकंड डैड आते हैं और वो मुख से इसके रिलेटेड बात करते हैं और कहते हैं और ग्रैनी की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर नन के जो सेकंड डैड रहते हैं वो कंपनी को हैंडल करने का ज़िम्मा अपने आप ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त मुख अपनी ग्रैनी की देखभाल करने में ज़्यादा ही बिजी थी। नन की एक बुरी हैबिट है, वो जब भी डिप्रेशन में रहता है या परेशान रहता है तो अपनी नेल्स को अपने टीथ से खुद ही कट करता है और जब न्यूज़ के बारे में वो सुनता है तो यही काम उसका स्टार्ट रहता है, जिस पर उसकी मदर उस पर गुस्सा करके उसे चिल्ला करके वहाँ से चली तो जाती है। लेकिन पीछे से दिखाया जाता है यहाँ पर नट अपने भाई से कहती है, क्या सच में बूट के साथ तुमने जो किया, न्यूज़ जो वायरल हो रही है वो फेक नहीं हो सकती है, तुमने ज़रूर बूट के साथ गलत किया ना। लेकिन नन तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने बूट के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की है। तब नट कहती है, तुम्हारे फेस से मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुमने बूट के साथ सच में गलत हरकत की है।
तभी तुम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हो। कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी और ये मीटिंग किसी और के लिए नहीं, नन के लिए हो रही होती है, क्योंकि नन ने जो हरकतें की थी उसके रिलेटेड बात तो करना था ना। तो सारे शेयर होल्डर्स आए हुए थे और बस नन के ही रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से हमारा बिजनेस कितना ज़्यादा लॉस में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर नन के डैड को दिखाया जाता है, वो सारी सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं मानो इन सब का उन्हें एक्सपीरियंस हो। खैर यहाँ पर मीडिया भी आई हुई रहती है, अब वो नन के रिलेटेड बातें करने लगती है। तब यहाँ पर उसके डैड ऐसी ऐसी बातें करके मीडिया का भी मुंह बंद कर देते हैं कि मीडिया भी उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट में टिबेट को दिखाया जाता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेशन में बैठा हुआ था। तब यहाँ पर नम आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह डिप्रेशन में रह करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तब यहाँ पर टिबेट डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी नन आया हुआ रहता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन उसके पास एक स्टिक भी रहती है। उसकी गर्लफ्रेंड जब उसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि सच में बूट के साथ उसने गलत किया है, तो यहाँ पर नन अपना आपा खो बैठता है और उसे कहता है, मेरी मर्ज़ी, मुझे जिसके साथ जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आफ्टर ऑल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब क्वेश्चन करने के लिए। और यहाँ पर दिखाया जाता है शेडो में कि नन अपनी ही गर्लफ्रेंड को खूब मारता है। चैट के थ्रू मुक को भी उस न्यूज़ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसी वजह से एक बार वो टेबेट और मुक से मिलना चाह रही थी। वो उनके घर तो जाती है, लेकिन चैट से कहती है, चैट मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जा करके पता करके आओ कि बूट की कंडीशन कैसे है। जिस पर चैट उसे चलने के लिए फोर्स करता है, बट मुक नहीं जाती है। बूट भी उस न्यूज़ को अपने सेलफोन पर देख लेती है जिसमें लोग वाहियात कमेंट कर रहे थे उसके रिलेटेड। इसी वजह से वो नाइफ से अपने हाथों की कलाई काट लेती है। अब जब टेबेट देखता है तो फ़ौरन अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जैसे तैसे करके उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर जाता है, वो भी मुक की कार में। मुक उसे क्वेश्चन नहीं करती है, फटाफट डोर ओपन करते हैं और सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर टेबेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तब डॉक्टर कहते हैं पेशेंट खतरे से बाहर है, वो अब सेफ़ है, सही टाइम पर हॉस्पिटल आने की वजह से आज उसकी जान बच गई, अदरवाइज़ वो मर जाती है। अब यहाँ पर मुक को दिखाया जाता है, वो टेबेट से बात करना चाह रही थी, लेकिन टेबेट उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एक्शन में टेबेट के घर पर एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये बंदा कोई और नहीं, उसी बिजनेसमैन का भेजा हुआ जासूस रहता है जिसकी जान टेबेट ने बचाई थी। और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि टेबेट के घर पे कोई भी नहीं था। तो बिजनेसमैन भी काफ़ी परेशान हो जाता है कि टेबेट के घर पे कोई था क्यों नहीं। ग्रैनी और मुक के ना होने पर कंपनी में नन के फादर अब झोलझाल करने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मुक को कॉल भी आता है, लेकिन वो अपनी ग्रैनी की केयरिंग में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। नेक्स्ट सीन में टिबेट के फ्रेंड नम को दिखाया जाता है जिसने हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिया था। तब टिबेट कहता है, यार मैं बिल पे कर देता, तुझे पे करने की ज़रूरत नहीं थी। तब नम कहता है, जिस तरह बूट तेरी बहन है ना, उसी तरह मेरी भी बहन है, क्या हुआ अगर मैंने हॉस्पिटल का बिल ही पे कर दिया। बोर्ड के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से एक बार फिर से उसे दौरा पड़ता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो अपनी जान खुद से लेने की कोशिश करती है। तब उसकी मदर उसे समझाती है और उसे हक कर लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है कि उसकी लाइफ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब टेबेट अपनी बहन की इन सारी सिचुएशन को देखता है तो खुद पर काबू नहीं रख पाता है और अपनी बहन के पास आता है और उसे प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस करता हूँ जिसने तेरी ऐसी हालत की मैं उसकी रातों की नींद हराम कर दूंगा, उसे चैन से सोने भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। और यहाँ पर टिबेट की आंखों में एक जुनून दिखता है जो कि बदले का रहता है। नन मुक से बात करने की कोशिश करता है बट मुक उसे इग्नोर करती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो मुक को पकड़ते हुए उसे कहता है, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, और मैंने कहा ना तुम्हें उस पूरन से अपनी शादी तोड़ दो। तुम्हें क्या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। और यहाँ पर मुक गुस्से में नन को वार्न करती है कि दोबारा वो ये सब ना कहे मुक से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर टेबेट एक अच्छे भाई की पूरी ड्यूटी निभा रहा होता है। वो अपनी बहन बूट की हर तरह से केयरिंग करता है और उसकी हिफाजत करता है ताकि कोई भी अब उसे हर्ट ना कर सके। वो उसे डिप्रेशन से भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बूट के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो उसकी ज़िंदगी से इतनी आसानी से थोड़ी पीछा छोड़ सकता था। वो भी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। टेबेट नन को कॉल करके एक सुनसान वाली प्लेस पर बुलाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तूने जो मेरी बहन के साथ किया उससे भी घटिया तेरे साथ होने वाला है। तू बस अपनी खैर मना और उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि आज से तेरा बुरा समय स्टार्ट हो गया है। तब यहाँ पर नन कहता है, मैं यूँ समझूँ कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी बातों में कुछ भी दम नहीं है, और धमकी देना है ना तो जाओ किसी और को दो। मैं नन हूँ, किसी की धमकियों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है नन टेबेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेबेट हट जाता है और नन को खुद ही से खुद को लग जाती है। यहाँ पर नन कहता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में टेबेट जब घर वापस आता है तब उसकी मदर को जब मालूम पड़ता है कि वो क्या करने के लिए गया था, तब उसे उसकी मदर वार्न करती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि नन बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो इसका गलत इस्तेमाल करके टेबेट को कहीं फंसा ना दे।